हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हम आज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या देखा वो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। हमने ऑर्डिनरी लाइट के बारे में देखा, फिर हमने प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में देखा, कैसे एक ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो चीज़ देखी। प्लेन पोलराइज लाइट बनाते ही क्यों हैं, उसको इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि हम ये पता कर पाएं कि दिया गया कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कंपाउंड ईदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है या फिर लेवोरोटेटरी हो सकता है। इसका ये जो रोटेशन है ये भी हम एक इंस्ट्रूमेंट है पोलैरिमीटर, उससे हम पता लगा सकते हैं। ओके, ऑन पेपर्स यदि हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो भी बात बिल्कुल ठीक है, हम जवाब दे सकते हैं। हम उसमें एक कायरल कार्बन ढूंढेंगे। अगर उसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मिनिमम एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल होगा और असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हमने ये सारी चीजें अब तक देखी है। साथ में ये भी हमने देखा कि अगर डी फॉर्म और एल फॉर्म यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी दोनों इक्वल अमाउंट में अगर हमारे पास हैं और हम उससे कोई मिक्सचर बनाएं तो वो मिक्सचर कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर, और ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी जो दो फॉर्म्स थी, उन दोनों कंपाउंड्स ने एक दूसरे के स्पेसिफिक रोटेशन को या एक दूसरे ने जो रोटेशन दिया था लाइट को, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए नेट रोटेशन जीरो हो जाता है। हमने अब तक इतना देखा है। अब हम अपनी बात को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और हम आज डिस्कस करेंगे RS एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसको सीख लेने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर मैं एटम्स की लोकेशन को चेंज भी कर दूं एक दूसरे से, तो भी मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट मॉलिक्यूल बन गया या उसकी कोई मिरर इमेज बन गई है, उसका पता आप इससे लगा सकते हैं। अगर हर बार मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की लोकेशन में बदल दूं और हर बार उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R ही आ रहा है, तो वो सेम ही मॉलिक्यूल है, वो उसकी मिरर इमेज नहीं है। और यदि उसका कॉन्फ़िगरेशन S आ जाता है एटम्स की पोजीशन चेंज करने से, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो अब S फॉर्म आ गई। तो R और S एक तरह से आप कह सकते हैं एनैंटियोमेरिक फॉर्म्स ही हैं। एक बार अगर आपको R का पता पड़ जाता है तो आप S भी बना सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। यहां देखिए, देखिए हमें यहां से स्टार्ट करना है। RS एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टर सिनिस्टर, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज, ये तो मैंने आपको बता दिया है। हम अपनी बात को यहां से शुरू करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है। ये मॉलिक्यूल कायरल है, ये तो बात आपको माननी ही होगी। क्यों कायरल है? क्योंकि इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। करेक्ट। ये जो प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो आपको सामने नजर आ रहा है। ये जो अरेंजमेंट है, इससे साफ हमें समझ में आता है ये डैश वेज है और ये सॉलिड वेज है। जो सॉलिड वेज है वो जनरली टुवर्ड्स द वीवर होता है और जो डैश वेज होता है, राइट, वो अवे फ्रॉम द वीवर होता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिया। कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसके चारों आइटम्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। करेक्ट। ये जो है इसको हम लीस्ट प्रायोरिटी वाला मानेंगे, व्हाइट को। लीस्ट प्रायोरिटी मतलब जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास सबसे कम होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो जनरली आप मास से कंपेयर कीजिए। जैसे आइसोटोप्स अगर आ जाते हैं तो जो हैवी वाला होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है और जो लाइटर होता है आइसोटोप उसकी प्रायोरिटी कम होती है। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाले को अभी आप व्हाइट मान लीजिए, मतलब जिसका मास सबसे कम है। करेक्ट। अब देखिए इसको देखने का तरीका, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब इसको देखने का तरीका कैसा है, आप यूं देखिए। अगर आप इसे यूं देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो दो है ये आपकी तरफ है, टुवर्ड्स द वीवर। आप वीवर हैं तो टुवर्ड्स द वीवर, और ये जो दोनों हैं ये अवे फ्रॉम द वीवर। यही चीज हम बोर्ड पे शो करना चाह रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये H ये रहा, ये Cl ये रहा, ये टुवर्ड्स द वीवर है, राइट। ये CH3 ऊपर और ये C2H5 नीचे। आप ध्यान रख लीजिए, ये तो H हो ही गया, ये Cl है, क्लोरीन, राइट। ग्रीन गैस होती है तो उससे ग्रीन ध्यान रह जाएगा। ये CH3 ऊपर है, ब्लू, C2H5 नीचे है। करेक्ट। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। इसे कहते हैं 3D स्ट्रक्चर। फाइन। अभी जो 3D स्ट्रक्चर है इसको हमें 2D में कन्वर्ट करना होता है, और जब हम इसे 2D में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रोजेक्शन कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन बन जाने के बाद हम RS कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। अब आप देखिए मॉलिक्यूल वहीं का वहीं है। अब यहां पे आप देखें इस जगह पर, यहां देखिए ये H यहां आ गया, Cl यहां है, वो CH3 और ये C2H5 है। ये बन गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। फाइन। अब इसको यहां पे नोटिस करके रखिएगा।
फाइन। अब मैं इसे यहां हटाता हूं। अब आप यहां पे देखिए, अब यहां पे मेन काम है एटॉमिक मास के हिसाब से पोजीशंस देना। देखिए सबसे पहले इस कार्बन से जो पहला कार्बन अटैच्ड है वो ये वाला है, यहां ये वाला है, यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहां पे क्लोरीन अटैच्ड है। मास के हिसाब से देखा जाए तो पहला आइटम Cl, C और H, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी मास के हिसाब से क्लोरीन को, तो ये हमने फर्स्ट दे दिया। सेकंड, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। फिर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके पास हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट इसके पास एक और कार्बन है, तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो इसकी होगी सेकंड। ये तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ही है, ये थर्ड है। अब आप 1 2 3 के हिसाब से चले तो 1 2 3 को अगर मैं कनेक्ट करूं तो मूवमेंट ये वाला आ रहा है, करेक्ट। ये वाला मूवमेंट जो कि ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज है, करेक्ट। क्लॉकवाइज है तो आप इसे क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। लेकिन मैंने आर को क्रॉस करके एस बता रखा है, ध्यान रखना है। वो इसलिए क्योंकि एच अभी अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो टुवर्ड्स द वीवर होती है, देखिए टुवर्ड्स द वीवर। जबकि एच लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीज हमेशा अवे फ्रॉम द वीवर होनी चाहिए, फाइन। तो ध्यान रखिए, अगर एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका उल्टा आप लिखेंगे, वो उसका आंसर होगा। अब मैं इसका अगर उल्टा लिख दूं तो आर का उल्टा एस, तो मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो एस आया। अगर ये एच वर्टिकल लाइन पर होता तो फिर जो आता वही हम बोलते, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल लाइन पर है इसलिए जो भी आता है उसका आपको उल्टा करना होता है, फाइन। चलिए दूसरा देखते हैं अभी, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। यहां देखिए, अब मैंने ये बनाई इसकी मिरर इमेज, आप देख सकते हैं मिरर इमेज है या नहीं है। CH3 वही है, C2H5 ये रहा, H ये रहा और Cl ये रहा, तो Cl इधर और H इधर आ गया। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, वही नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। इस बार इस मूवमेंट को यदि आप देखें तो ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस हिसाब से S होना चाहिए, लेकिन H हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आंसर को रिवर्स कर देंगे, तो ये हो गया R। ये जो दोनों फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, वो हम पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एनांशियोमर्स कहते हैं। ये प्रोजेक्शन कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन, और इससे हम R और S का पता लगा लेते हैं। अब R और S की एप्लीकेशन क्या है, देखिए। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में और यहां पे आपके सामने शो कर रहा हूं, यहां पे देखिए। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आप देखिए आइटम्स को मैंने रैंडमली अरेंज कर दिया है, Cl कहीं ले लिया, CH3 कहीं ले लिया, H कहीं ले लिया, C2H5 कहीं ले लिया। अब ये बात तो तय है कि जो यूनिट्स दो अभी आपने देखी, राइट, दो एनांशियोमर्स ही हो सकते हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अब मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये कोई नई फॉर्म तो आनी नहीं है, ये डी और एल में से ही कोई एक होगी, या आर और एस में से ही कोई एक होगी। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड डी फॉर्म, एस एंड एल फॉर्म। कोई कुछ भी हो सकता है, ये बिना एक्सपेरिमेंट के पता नहीं चलता। एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सी डी फॉर्म है, कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन लेवो रोटेटरी है। हाँ, आर और एस हम ऑन पेपर्स पता लगा सकते हैं कि आर वाले सारे कौन कौन से आर वाले हैं, कौन कौन से एस वाले, और जिन जिन के लिए आर आएगा वो सब सेम मॉलिक्यूल ही होंगे। जैसे मान लीजिए एक रैंडम अरेंजमेंट मैंने दे दिया, नंबरिंग करते हैं, वही फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा और थर्ड इसको मिलेगा। उसी टेक्निक से मूवमेंट देते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आना चाहिए, एस, ये एस आ गया। अब आप लास्ट में ये देखिए कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला मतलब हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। इस बार वो वर्टिकल पर है, और वर्टिकल पर है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो बिल्कुल ठीक है, सही है। अब यहां पे S आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट और ये यूनिट यानी कि फर्स्ट और लास्ट ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, ये दो अलग यूनिट्स नहीं है। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप रैंडमली किसी को भी कहीं पे घुमा के जोड़ दीजिए, उसके बाद आपको अगर ये पता लगाना है कि वो सेम ही स्पीशीज है, तो बस आप उसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। अगर सेम आता है तो स्पीशीज सेम है, एटम्स के घूम जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 डायमेंशनल इंपैक्ट आ रहा है। अब 3 डायमेंशनल होता है तो हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, तो हो सकता है डेक्स्ट्रो की जगह लेवो आ जाए, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपने कुछ मूवमेंट किया और हर बार रिवर्स आए या हर बार डेक्स्ट्रो का लेवो आए या लेवो का डेक्स्ट्रो आए। उसका पता लगाने के लिए हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। अगर आर 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 आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैसे भी घुमा लीजिए, कैसे भी आइटम्स की लोकेशन चेंज कर लीजिए, वो स्पीशीज वो मॉलिक्यूल सेम ही है। बदल जाता है तो फिर वो आर की जगह एस हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। मान लीजिए हम रैंडमली कुछ भी हमें पता है Cl है, चलिए Cl को यहां लिख देते हैं, एक H है, H को यहां लिख देते हैं, एक C2H5 है, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या बचा, एक CH3 बचा, उसे यहाँ लिख दिया। हमने कहीं नहीं देखा, हमने ये लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है, बताइए ये R है, S है, या इन दोनों में से ये किससे मैच होता है। अब देखने से तो ये दोनों सेम से तो इनसे मिल नहीं रहा, तो हमें लगेगा कि कोई थर्ड चीज है, लेकिन नहीं, ये इन दोनों में से किसी ना किसी से तो मैच होगा। अब बस ये देख लेना है R आएगा कि S आएगा। चलिए अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तो क्या है, आइडिया लगाते हैं। आइडिया में सबसे पहले तो जाएगा फर्स्ट इसको, सेकेंड इसको और थर्ड इसको। तो 1 2 3 के हिसाब से अगर आप मूव करें तो ये
रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या होना चाहिए S। अब H कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो होता है उसके अलावा दूसरा वाला आपको मानना पड़ेगा। तो ये R फॉर्म है, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला एक ही चीज है। एटम्स के इधर उधर हो जाने से भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया। कुल मिलाकर होंगे दो ही टाइप के, R और S, लेकिन घुमा फिराकर कितने भी तरीके से आप लिख लीजिए, अगर R R R आ रहा है तो सेम है, S S S आ रहा है तो सेम है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ R S कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ओके, नाउ यहां देखिए, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बोली वो यहीं पे लिखी हुई है, अवे फ्रॉम द वीवर, ये टुवर्ड्स द वीवर होता है, मैंने आपको शो भी किया था। फाइन, चलिए आगे देखिए, नोट लिखा हुआ है, जो बात मैंने आपको समझाई है वही है। अब हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में हम देखेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। दो नेम है, इनका केमिकल रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंस होती है। अब क्या होता है रिटेंशन, वो देखिए। रिटेंशन का मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, पहले भी आर था बाद में भी आ रही है, तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। और यदि वो चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मैं शो करूंगा, उसको देखिए। सबसे पहले यहां देखिए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इट इज डेफिनेशन थोड़ी सी सुनने से आपको टिपिकल लगेगी, करेक्ट। तो चलिए मैं डेफिनेशन बाद में बताता हूं। सबसे पहले आप ये अरेंजमेंट देखिए, यहां पे यदि आप देखें, करेक्ट, तो इस जगह पर क्या आप ये मानते हैं ये कायरल सेंटर है, A B C X, मतलब डिफरेंट चीजें। Y का अटैक हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, Y का जैसे ही अटैक हुआ तो Y अंदर आ गया, ये X बाहर चला गया और Y अंदर आ गया। अब देखिए, A की पोजीशन वहीं की वहीं, C वहीं, B वहीं, X जहां से हटा Y की जो एंट्री है वो बिल्कुल वहीं पे हुई। X जहां से हटा Y की एंट्री एग्जैक्टली वहीं हुई, और यहां पे ही आया Y जहां से X हटा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिनोमेना को आप कह सकते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस दौरान कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। कैसे आइडिया लगाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया? मान लीजिए हमारा जो मूवमेंट है, राइट, ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से वो A B C है, राइट। तो A B C देखा जाए तो ये S है। अब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे भी अगर आप देखें तो A B C, ये भी क्या है, S है। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, इसी को हम कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये पहले भी S था, बाद में भी S है, जबकि नया मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल नहीं है, नई चीज है, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा। तो रिएक्शन के दौरान अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, चलिए आप चाहें तो किसी को भी ले सकते हैं। आप जैसे ले लीजिए ACX को ले लीजिए। अगर आप ACX को लेते हैं तो ACX के हिसाब से मूवमेंट यूं हो रहा है, करेक्ट। अब यहां पे देखिए तो ACY के हिसाब से भी मूवमेंट वैसा का वैसा ही हो रहा है। यानी कुल मिलाकर कॉन्फ़िगरेशन अगर दोनों साइड पे सेम आ रहा है तो उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। ये मॉलिक्यूल आपको नजर आ गया होगा, करेक्ट। अब इस मॉलिक्यूल में यदि हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में पहले देख लीजिए कायरल कार्बन है या नहीं है। तो देख के नजर आ गया होगा कि कायरल कार्बन तो है। ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन ही है, करेक्ट। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। फाइन। नाउ अब अगर हम बात करें इसकी एक केमिकल रिएक्शन की, तो इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HCl के साथ। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं। HCl के साथ जब आप हीट करते हैं या कैटलिस्ट डाल दें, राइट, तो ये यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और Cl यहां पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH2, और OH के बाद जहां Cl है वहां आके जुड़ जाएगा। मैं शो करता हूं आपको। अभी ठीक है, यहां देखिए, करेक्ट। तो वहां पे Cl आ गया और साथ में H2O बाहर निकल गया। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पे देखिए, यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन यहां रहने वाला है। अगर ये S है तो ये S ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्टीरियो सेंटर से जुड़ा कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टीरियो सेंटर से जुड़ा चारों तरफ जो बॉन्ड है उसमें से अगर कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता और उसके अलावा किसी कार्बन पर जाकर कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो आप खुद सोचिए, लॉजिकल है बिल्कुल कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आ ही नहीं सकता। फाइन। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने के चांसेस कब बनते हैं? चांसेस बन सकते हैं जब स्टीरियो सेंटर से जुड़ा कोई सा भी बॉन्ड टूट जाए। अगर ये टूट जाए, ये टूट जाए, ये टूट जाए, ये टूट जाए, तो इन चारों में से कोई सा भी बॉन्ड टूटेगा तो चांसेस बन सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। लेकिन ये चारों तो बिल्कुल सेम ऐसे कैसे हैं, जहां पहले थे बिल्कुल वैसे के वैसे अभी हैं।
चेंज जो आ रहा है वो इस वाले कार्बन पर आ रहा है और ये कार्बन तो कायरल नहीं है। आप देखिए इसमें तो 2 H एक जैसे जुड़े हुए हैं और अभी भी हमारी जितनी भी केमिस्ट्री चल रही है वो एक कायरल एटम की ही चल रही है। जब हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन पढ़ेंगे तब 2 कायरल एटम्स भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, अभी हमें केवल एक पे फोकस करना है। तो ये तो कायरल नहीं है। अब यहां से अगर OH टूट कर यहां पे Cl भी आता है तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं और यहां जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही अभी रहेगा। करेक्ट। तो यहां पे जब कोई चेंज नहीं है तो मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन S आता है, जैसे 1 2 3, तो हम यूं चल रहे हैं, राइट। तो जब हम यूं चलते हैं तो R आना चाहिए, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पर है तो हमने उसकी जगह S लिख दिया। करेक्ट। सिमिलरली यहां पे भी S ही आएगा क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसको भी हम रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही बाद में रहे। कब ऐसा हो सकता है? ऐसा होने के चांसेस मैक्सिमम तब होते हैं जब स्टीरियो सेंटर से जुड़ा बॉन्ड ना टूटे, कहीं और बॉन्ड टूटकर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो चांसेस पूरे हैं कि रिटेंशन ही रहेगा। या फिर अगर स्टीरियो सेंटर वाला बॉन्ड टूटता भी है, जैसा कि यहां पे इस बार जो ये बॉन्ड टूटा था ये तो स्टीरियो सेंटर वाला टूटा था, करेक्ट। ये स्टीरियो सेंटर वाला ही बॉन्ड टूटा था, तो यहां पे चांसेस होते हैं कि रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। वो अभी आपको आगे और जाके क्लियर हो जाएगा। तो यहां तो चांसेस पूरे हैं कि जब स्टीरियो सेंटर से जुड़ा बॉन्ड टूटता है तो रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। अभी आने वाली चीज वहीं आके जुड़ी जहां से कोई हटा है, तो ये रिटेंशन है। और अगर ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में आके जुड़ती, पीछे की तरफ आके जुड़ती, तो इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो इस केस में रिटेंशन इन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो केस अभी मैंने डिस्कस किया जिसमें स्टीरियो सेंटर से जुड़ा बॉन्ड नहीं टूट रहा था, तो वहां पे तो चांसेस पूरे रिटेंशन के ही होते हैं। फाइन। नाउ अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अब आप डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगी। अ प्रोसेस इन विच द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड। ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब इसकी एनसीईआरटी की एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, समझ में आपको आ जाएगी। इट इज द प्रिजर्वेशन मतलब जैसा है वैसा का वैसा, ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब एक स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो स्पेस में अरेंजमेंट है, जैसे है वो वैसे के वैसे ही प्रिजर्व रहे, राइट, ड्यूरिंग टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो स्टीरियो सेंटर है उससे जुड़े जितने भी बॉन्ड्स हैं, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, वो प्रिजर्व रहे। कब? जो स्टीरियो सेंटर से जुड़ा कार्बन है उससे जुड़े सारे बॉन्ड्स या सारा जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट है, वो प्रिजर्व रहे। कब? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तो इसको हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। तो शायद आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और यहां क्या हुआ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये रिटेंशन है तो फिर इन्वर्जन क्या है? आप इन्वर्जन के लिए क्या बोलेंगे? y वहां आके जुड़ेगा जहां से x नहीं हटाए, x के रिवर्स डायरेक्शन में आके जुड़ेगा, इन्वर्टेड साइड पे आके जुड़ेगा। कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। अब आप यहां देखिए, ये आ गया इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। आप एक बात देख सकते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका मॉलिक्यूल हो गया जिसपे रिएक्शन होने जा रही है। अब यहां से x हट रहा है, लेकिन जहां से x हटाए y उसके किसी और साइड पर आके जुड़ा है। अब हम कैसे बनाएं ये स्ट्रक्चर? तो बिल्कुल आसान है, पहले आप इसको देख लीजिए, करेक्ट। अब आप एक काम कीजिए, जब भी इन्वर्जन करना हो तो आप इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। जैसे आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है। ये लाइन यूं आ गई तो ये लाइन यूं आ गई, ये ए यूं है और ये इधर है, राइट, तो ये इधर आ गया, करेक्ट। तो यहाँ देखिए ये ए, ये लाइन यूं तो ये यूं और ये एक्स तो ये यूं, करेक्ट। तो सबसे पहले आप सारे आइटम्स को हटा दीजिए, पहले इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। मिरर इमेज बन गई। अब इस लाइन पर सी बी है तो ये सी बी हो गया, ऊपर ए है ए हो गया, और एक्स हटकर वाई ने अटैक किया तो ये वाई आ गया है। अब आप इन दोनों को अगर फोकस करें तो अगर यहां पे एक्स ही होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पे एक्स होता, तो फिर ये एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज होती। आप देख सकते हैं, करेक्ट, ये इसकी बिल्कुल मिरर इमेज होती। लेकिन ये एक्स नहीं है, ये वाई है। लेकिन y कहां आके जुड़ा? जहां से x हटा वहां से या उसकी रिवर्स साइड पर, तो आप कहेंगे उसकी उल्टी साइड पर y आकर जुड़ा है, क्योंकि फील तो ऐसा होता है कि x इस तरफ था, अब y इस तरफ आकर जुड़ा है, तो इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि अगर वो r है तो s हो जाना चाहिए, s है तो r हो जाना चाहिए, उसी को कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप यहां से r और s का अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो वो अलग आएगा। एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो CAB का मूवमेंट देख लेते हैं, उधर भी यही देखेंगे CAB। तो CAB अगर हम यूं देखें तो S चल रहा है। अब CAB देखिए, CAB अब आप यूं चल रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड चल रहे हैं, राइट, तो ये R आएगा। और आप यहां देखिए CAB देखिए ये यूं चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, तो ये S आएगा। तो S से आप किस में कन्वर्ट हो गए? R में। और जब आप S से R में कन्वर्ट हो गए तो कॉन्फ़िगरेशन
इन्वर्ट हो गया। इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन यही होता है। इन सारी चीज़ों को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 में यूज़ करेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये की पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं जो बहुत काम के हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो नटशेल में अगर मैं बोलूँ तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अगर कन्फिग्रेशन सेम रहता है तो रिटेंशन, और अगर वो बदल जाता है तो इन्वर्जन। समझाने का तरीका मैंने बता दिया आपको। इन्वर्जन बताना हो तो सीधे मिरर इमेज बनाकर और आप फिर x की जगह y जोड़ दीजिए, अपने आप कन्फिग्रेशन आपको नजर आ रहा है, उल्टा ही आ रहा है। फाइन, चलिए अब इस चीज को यहां पे देखते हैं, इस जगह पर। यहां देखें, फाइन। अब यहां देखिए, ये एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये कायरल है? तो जवाब आपका आ गया होगा कि यस इट इज कायरल, क्योंकि इससे जुड़े ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों ही ग्रुप अलग अलग है। ओके, नाउ अब आपको यह देखना है कि कहां इन्वर्जन है, कहां रिटेंशन है। मान लीजिए इस पे y ने अटैक किया, बस अब आप यहां पे फोकस कीजिए। y अटैक कर रहा है और x को हटना है। ये y ने अटैक किया, x हट गया। x हट रहा है, हम उसको शो नहीं कर रहे, y ने अटैक किया। अब देखिए y कहां आ गया, y यहां आ गया। अब आप इन दोनों को रिलेट कीजिए। इन दोनों में सब अपनी अपनी लोकेशन पर है, सिर्फ x की जगह पर y आ गया है। तो आप इसे रिटेंशन कहेंगे या इन्वर्जन कहेंगे? तो शायद आंसर आपके पास होगा, ये कहलाएगा रिटेंशन। करेक्ट? तो ये देखिए मैंने रिटेंशन बता रखा है। सिमिलरली अब आप यहां पे देखिए, यहां पे जब y अटैक कर रहा है तो अब इस यूनिट को देखिए। ये यूनिट थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, इससे थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। करेक्ट? तो यहां पे देखिए, कुल मिलाकर बस एक चीज आपको नजर आ जानी चाहिए कि x जहां से हटा है, y वहां पे नहीं आया, y उसकी रिवर्स साइड पे आया जो कि यहां है। तो जहां से x हटा वहीं पे y आया, तो दैट इज रिटेंशन। लेकिन जहां से x हट रहा है, यहां से इस तरीके से सोच सकते हैं आप, तो यहां y नहीं आया है, y इसके रिवर्स साइड पे आया। आप देख सकते हैं x यहां से हट रहा है, y इसके रिवर्स साइड पे आया, जबकि x जहां से हटा y वहीं पे आया, लेकिन x जहां से हटा y उसके इस साइड पर आया। तो इसे आप कह सकते हैं इन्वर्जन। तो इससे इसका तो डायग्राम बनाना तो आपको बिल्कुल इजीली आ गया होगा, बस x हटा के y लिखना है। अब इससे ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे आ गया ये, इससे तो ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक है। आप इससे ये बनाने की कोशिश ना करें, आप ये जो फॉर्म है इसकी मिरर इमेज से इसको सोचिए। आप इसकी मिरर इमेज से इसको सोचेंगे तो एग्जैक्टली आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बार आप चेक करके देखिए, बिल्कुल ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए C2H5 अपनी जगह पर है, ये HU आ गया, ये CH3, तो ये CH3, ये Y, तो ये Y। तो आप सोचिए जरा कि बीच में अगर मिरर होता तो ये दोनों सेम होते। करेक्ट? बीच में मिरर होता तो ये Y, तो ये Y आ गया, वो H और ये CH3। फाइन। तो ये वाली फॉर्म जब आपको बनानी पड़े तो कभी भी इससे बनाने के लिए मत सोचना, इससे बनाने की सोचेंगे तो गलती हो जाएगी। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इसी से बनाएं और ये बिल्कुल सही है। करेक्ट? तो ये फॉर्म और ये फॉर्म अगर आप देखें तो आपको नजर आ गई होगी कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस का रिटेंटेड प्रोडक्ट और उसी का अगर आप इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखें, सेम चीज सेम प्रोडक्ट हो, बस एक रिटेंटेड और एक इन्वर्टेड हो, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। और अगर दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है तो वो दोनों इनएंटियोमर्स ही तो हैं। और अगर वो दोनों किसी रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं, 50% ये बन रहा है और 50% ये बन रहा है, तो शायद बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंदर ही 50% डी फॉर्म बन रही है, एल फॉर्म भी अंदर ही अंदर बन रही है। तो अंदर जो चीज बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, और रेसिमिक मिक्सचर अगर होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस बात को हम यहां पे समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां एरो किया और मैंने कहा y की रिएक्शन हो रही है और यहां पे 50% A बन रहा है और 50% B बन रहा है। तो रिटेंटेड प्रोडक्ट भी है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी है, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, ये आपने देख ही लिया। दोनों में कायरल सेंटर भी है, ये रहा कायरल सेंटर। तो ये बात तो तय है कि ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही है। और क्योंकि मिरर इमेज आ चुकी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब दो मिरर इमेजेस आ जाती है तो उसका मतलब वो इनएंटियोमर्स ही है, एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है। और दोनों अगर एक रिएक्शन में 50-50% बनते हैं तो इसका मतलब है मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर होगा। और ऑप्टिकल रोटेशन, हमने बात आज यहीं से स्टार्ट की थी कि ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ जाएगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना डी फॉर्म है और उतनी एल फॉर्म है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम इन सब चीजों को SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ने में यूज में लेंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने का तरीका आपको पता है। लेकिन बिल्कुल ईजी वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि अगर कायरल सेंटर से जुड़ा, एक ही कायरल सेंटर है अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें, उससे जुड़ा कोई भी आइटम अगर हटता है और उसी जगह पर कोई दूसरा आइटम आ जाता है तो इसको कहते हैं रिटेंशन। और वहां से अगर कोई आइटम हटता है और उसके उल्टे साइड पर, रिवर्स साइड पर, ठीक है, कोई नया आइटम आकर जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन।
ध्यान रखिए, एक ही स्पीशीज के दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसमें से 50% अगर रिटेंटेड बन रहा है और 50% इन्वर्टेड बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, यानी ये दोनों एनैंशियोमर्स होंगे, और इन दोनों का मिक्सचर अगर बन रहा है, करेक्ट, 50-50%, तो जो मिक्सचर होगा वो रैसिमिक मिक्सचर होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट थी। नाउ अब आपके नोट्स के बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्क्रॉल करता हूं, एक बार आप देख लीजिए। ओके, यहां से स्टार्ट किया था, यहां से देख लीजिए, ठीक है। RS एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ये सो गाइस, बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। ये हमने SN1 SN2 रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे। इनका यूज जब हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तब काफी ज्यादा आएगा, और अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो उधर समझना काफी आसान होगा। सो आज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। योर लाइफ डिमांड्स ऑलवेज अ बेटर वर्जन ऑफ यू, सो गाइज डोंट बी द सेम, ऑलवेज बी बेटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपने आप को ही इंप्रूव करने की सोचिए। ऐसा नहीं कि आप इंप्रूव बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि कल से आज आप बेहतर हैं, किसी भी लिहाज से आप बेहतर हैं, वो आपसे अच्छा कोई और नहीं जान सकता। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।